हिंदुस्तान पेपर 21 अप्रैल 2026। ट्रंप की धमकी, करार नहीं हुआ तो बम बरसेंगे। ईरान बोला नहीं झुकेंगे। नाकाबंदी अमन की राह का रोड़ा बनी। तेहरान, दुबई इस्लामाबाद एजेंसी। हॉर्मुज जलमरुद्द की नाकाबंदी अमन की राह का रोड़ा बन गई। अमेरिकी नाकाबंदी से बचने की कोशिश कर रहे ईरान के झंडे वाले पोत को अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज में जब्त कर लिया। ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई को लूट करार देते हुए जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। इस घटना से पाकिस्तान में होने वाली वार्ता को झटका लग सकता है। ट्रंप की चेतावनी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक साक्षात्कार में कहा कि तय सीमा में समझौता नहीं हुआ तो ईरान के साथ 2 सप्ताह के युद्ध विराम की अवधि खत्म होते ही ईरान पर बम बरसेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अंतिम रूप से कोई समझौता नहीं हो जाता। अमेरिका की मंशा प्रसंदेह। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बदाई ने कहा कि किसी भी वार्ता में शामिल होने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। हम दबाव के आगे झुकेंगे नहीं। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान ने भविष्य में वार्ता की संभावना से इनकार नहीं किया। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाकिस्तानी समकक्ष से कहा कि अमेरिकी धमकियां वार्ता से पहले गैर ईमानदार मंशा का संकेत है। तनाव बढ़ने और संघर्ष विराम के समाप्त होने की संभावना के बीच पाकिस्तान ने 24 घंटों में वाशिंगटन, तेहरान दोनों के साथ कूटनीतिक संपर्क तेज कर दिए हैं। हालांकि ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी वार्ताकार सोमवार इस्लामाबाद रवाना होंगे, लेकिन अभी अनिश्चितता बनी हुई है। सीबीआई ने साइबर फ्रॉड गिरोह का सरगना दबोचा। नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 5 के तहत देश भर में साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। इसी क्रम में सीबीआई ने साइबर ठग गिरोह को फर्जी समय उपलब्ध कराने वाले मुख्य साजिशकर्ता को गुवाहाटी से गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने सोमवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। सीबीआई की जांच में साफ हुआ कि गिरोह अवैध रूप से सिम कार्ड जारी करता है, साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराता है। इनका प्रयोग डिजिटल गिरफ्तारी, लोन धोखाधड़ी, निवेश ठगी आदि में होता है। जांच के दौरान देश के 8 राज्यों में करीब 45 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 10 एजेंटों को गिरफ्तार किया गया। राहुल गांधी के केस से जज ने खुद को अलग किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता विवाद मामले की सुनवाई से हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने खुद को अलग कर लिया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याची एस विघ्नेश शिशिर की सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र किया। इसमें गंभीर आरोप लगाए गए थे। एकल पीठ ने आदेश में कहा कि ऐसे आरोप कोर्ट के विरुद्ध आक्षेप लगाने के समान है। ऐसी स्थिति में मामले की सुनवाई इसी पीठ द्वारा जारी रखना उचित नहीं। महिला आरक्षण बिल गिरने के खिलाफ प्रदर्शन। एनडीए के सभी दल रहेंगे मौजूद। योगी आज महिला कार्यकर्ता के संग प्रदर्शन कर विपक्ष को घेरेंगे। महिला आरक्षण बिल के बहाने विपक्ष को घेरने में जुटी भाजपा
मंगलवार को राजधानी लखनऊ में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेगी। महिलाओं की अगुवाई में विशाल जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास से शुरू होने वाली यह जन आक्रोश यात्रा विधान भवन के सामने समाप्त होगी। इस यात्रा में भाजपा और उसके सहयोगी दल एक मंच पर नजर आएंगे। पद यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, प्रदेश मंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक सहित एनडीए के सहयोगी दलों के प्रमुख नेता एवं मंत्री आशीष पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनिल कुमार भी पदयात्रा में अपनी सहभागिता दर्ज कराएंगे। हालांकि इसकी पूरी कमान महिलाओं को ही सौंपी गई है। जन आक्रोश महिला पदयात्रा में भाजपा के अलावा बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय महिलाएं भाग लेंगी। इसकी तैयारियों को लेकर प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने सोमवार को लखनऊ और बाराबंकी में कई बैठकें की। कार्यक्रम में आधिकारिक महिला संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। बता दें कि लखनऊ के बाद आगामी 28 अप्रैल को वाराणसी में इससे भी बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगी। जनसेवा सरकार का कर्तव्योगी। लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने आवास 5 पर कालिदास मार्ग पर जनता प्रदर्शन में प्रदेश भर से आए फरियादों से मुलाकात की, उनकी शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के अंदर निस्तारण कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सेवा सरकार का कर्तव्य है और सरकार अपने कर्तव्य पथ पर चलकर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा कर रही है। हर उचित समस्याओं के समाधान के लिए सरकार संकल्पित है। इलाज को मदद की आस लिए पहुंचे लोगों को सहायता का पूरा आश्वासन दिया गया है। पूर्णता में जाना सीखें। हम स्मृति को क्यों पकड़े रहते हैं? मैं नहीं जानता कि आपने कभी ध्यान दिया या नहीं। जैसे जैसे हम वृद्ध होते जाते हैं, अतीत को, उसके उल्लास को, उसकी पीड़ाओं को, उसके सुखों को पीछे मुड़ देखा करते हैं। यदि कोई युवक है तो वह भविष्य की ओर ताकता है, फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? स्मृति इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है? इसका सरल और स्पष्ट कारण यही है कि हम पूर्णता से वर्तमान में जीना नहीं जानते। वर्तमान का इस्तेमाल हम भविष्य के साधन के रूप में करते हैं। इसलिए वर्तमान की हमारे लिए कोई सार्थकता नहीं है। हम वर्तमान में जीने में असमर्थ हैं क्योंकि हम उसका प्रयोग भविष्य के ओर ले जाने वाले रास्ते की तरह करते हैं। चूँकि मैं भविष्य में कुछ बनने वाला हूँ, इसलिए कभी भी अपने आज को पूरी तरह समझ नहीं पाता। अपने आज को समझने के लिए, यानी जो कुछ मैं अभी हूँ उसे जानने के लिए स्मृति के संवर्धन की जरूरत नहीं है। उल्टे सच्चाई को समझने में स्मृति की एक बाधा बन जाती है। आपने संभवतः ध्यान दिया हो कि कोई नवीन विचार, नवीन भावना केवल तभी संभव होती है जब हमारा मन स्मृति के जाल में जकड़ा नहीं होता। जब दो विचारों के बीच, दो स्मृतियों के बीच अंतराल होता है, यानी खाली जगह होती है, और जब उस अंतराल को बना रखना संभव होता है, उसी अंतराल से एक नई अवस्था आती है जो स्मृति नहीं होती है। हमारे पास स्मृतियाँ होती हैं और हम स्मृति का संवर्धन निरंतरता के साधन के रूप में करते हैं। जब तक स्मृति का संवर्धन होता है, मैं और मेरा बड़े महत्वपूर्ण बने रहते हैं। यदि आपके पास स्मृति ना होती तो आपकी संपत्ति, आपका परिवार, आपकी धारणाएं इतनी अहम ना होती। यदि आप अवलोकन करें तो पाएंगे कि दो विचारों, दो भाव के बीच एक अंतराल होता है। यह अंतराल
स्मृति का परिणाम नहीं होता। इसमें मैं और मेरा की जकड़न खत्म हो जाती है। अतः यह अंतराल काल अतीत समय से परे होता है। काल अतीत केवल तभी अभिव्यक्त होता है जब मैं और मेरा रूपी स्मृति का समापन हो जाता है। यदि आप इस सत्य को समझ लेते हैं कि समय द्वारा शाश्वत को नहीं समझा और ग्रहण किया जा सकता है, तभी स्मृति की समस्या की जांच कर सकते हैं। तकनीकी बातों की स्मृति आवश्यक है, परंतु मनोवैज्ञानिक स्मृति जो स्व को मैं और मेरे को बनाए रखती है, जो स्वयं को निरंतरता और तादात्म्य देती है, वह जीवन और यथार्थ देख लेता है। वह जीवन और यथार्थ के लिए पूर्णतः क्षतिकर है। जबकि व्यक्ति इसके सत्य को देख लेता है तो जो मिथ्या है वह लुप्त हो जाता है। अतः अतीत के अनुभव का कोई मनोवैज्ञानिक स्मृति संचय नहीं होता। बिल पास कराना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी। अगली खबर है, महिला आरक्षण से जुड़े ताज़ा घटनाक्रम को सिर्फ जीत या हार की राजनीति चश्मे से देखना वास्तविकता को छोटा करना होगा। सच्चाई यह है कि मुद्दा भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता की परीक्षा बन चुका है। महिलाओं को विधायिका में 33% प्रतिनिधित्व देने का विचार नया नहीं है। करीब 3 दशकों से यह मुद्दा चर्चा में है, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से टलता रहता है। विडंबना ही है कि सभी राजनीतिक दल सार्वजनिक मंचों पर महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, लेकिन जब ठोस निर्णय लेने का समय आता है तो सहमति बिखर जाती है। हालिया घटनाक्रम में एक बार फिर यह साबित किया कि महिलाओं का उचित आरक्षण अब प्राथमिकता नहीं बल्कि रणनीति का हिस्सा भर है, और यह बात सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए सही है। विपक्ष की ओर से इसे लोकतंत्र और संविधान की जीत बताया गया है, जैसा कि प्रियंका गांधी ने कहा कि, लेकिन यदि गहराई से देखें तो यह दावा अधूरा लगता है। लोकतंत्र की असली जीत तब होती है जब देश की आधी आबादी की सत्ता में उचित भागीदारी सुनिश्चित होती है। इस दृष्टि से यह परिणाम महिलाओं की आकांक्षाओं के साथ न्याय नहीं करता। दूसरी ओर सत्ता पक्ष भी अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता। राजनीति के अर्थात यही किया है कि महिला मतदान अब एक निर्णायक वर्ग है। पिछले कुछ वर्षों में महिला को लक्षित करके चलाई गई योजनाओं जैसे उज्ज्वला जनधन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण आदि ने उन्हें राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक और सक्रिय बनाया है। ऐसे में संशोधन का मुद्दा भले टल गया हो, लेकिन महिला मतदाताओं का महत्व कम नहीं हुआ है। यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है कि यदि यह विधेयक पास हो जाता है तो इसका श्रेय सत्ता पक्ष को मिलता, वहीं उसके टलने से विपक्ष इसे अपने राजनीतिक नैरेटिव के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से इसे पेश कर रहे हैं, लेकिन इस राजनीतिक खेल में असली नुकसान महिलाओं का ही हो रहा है, जिनकी भागीदारी एक बार फिर भविष्य के हवाले कर दी गई है। निसंदेह आने वाले चुनावों में यह मुद्दा बनेगा, खासकर ग्रामीण और निम्न आय वर्ग की महिलाएं जो अब तक योजनाओं के आधार पर वोट देती रही हैं। यह सवाल पूछ सकती हैं कि जब उचित प्रतिनिधित्व की बात आई तो उन्हें क्यों पीछे रखा गया। यह असंतोष धीरे धीरे राजनीतिक समीकरणों को बदल सकता है। सत्ता पक्ष को इस संशोधन पर सहमति बनानी चाहिए थी। अगली खबर, विपक्षी दलों ने अपना ही नुकसान किया। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण से जुड़ी
नारी शक्ति बंधन संशोधन विधेयक का संसद में पारित न होना बताता है कि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों की महिलाओं के प्रति कैसी मानसिकता है। एक बार फिर राजनीतिक दलों के स्वार्थ और उनकी राजनीति ने आधी आबादी को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। विपक्ष की वास्तविकता हमेशा यही रही कि एनडीए सरकार को इसका श्रेय और राजनीतिक लाभ ना मिले। विपक्षी दल प्रायः सभी मुद्दों पर ऐसा ही करते हैं और सरकार से उलझते रहते हैं। नतीजतन किसी मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पाती। सरकार की नीतियों और क्रियाकलापों पर विपक्ष विश्वास नहीं करता है। आज तक कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने एकाध मामलों को छोड़कर सरकार के किसी भी विधेयक का समर्थन नहीं किया। संवेदनशील और जनहित संबंधी विधेयकों पर विपक्ष का अड़ंगा निश्चित रूप से देश के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। संसद सत्रों के बहुमूल्य समय में भी रुकावट उत्पन्न की जाती है और उसका अधिकांश समय हंगामों की भेंट चढ़ जाता है। ऐसा पहली बार ही देखा गया है कि किसी विधेयक के पारित नहीं होने पर सदन के भीतर और बाहर उत्साह मनाया गया। इससे यह तो स्पष्ट हो ही गया कि महिला को अधिकार देने के मामले में यह दल कितने तंग हैं। वर्षों से महिला आरक्षण का मामला लटका हुआ था। सन 2023 में इस पर सहमति बनी, पर अभी संशोधन की जो बात सत्ता पक्ष की तरफ से कही गई थी उसका अपना महत्व था। विपक्षी दलों ने कोर्ट में कोटा और नई जनगणना को आधार बनाकर इसका विरोध किया। जनगणना अभी प्रारंभ ही हुई है और इसके अंतिम आंकड़े आने में बहुत समय लगेगा। तब तक के लिए इसे लटकाने का मतलब नहीं था। आखिर सन 2011 की जनगणना के आंकड़ों से क्या दिक्कत थी? समस्या यह है कि सभी दल फौरी तौर पर महिला आरक्षण का पक्ष लेते हैं, लेकिन वास्तविक धरातल पर उनकी सोच एकदम विपरीत दिखाई देती है। परिसीमन से भी किसी राज्य, विशेषकर दक्षिण के राज्यों को राजनीतिक दृष्टि से किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही है। गृह मंत्री ने खुद सदन में इसको लेकर आश्वासन दिया था। देश में कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां की आबादी 20 लाख से अधिक है। वहां हर व्यक्ति तक सांसद कतई नहीं पहुंच सकता। ऐसे में विपक्ष द्वारा परिसीमन को उत्तर और दक्षिण की विवाद से जोड़ना उचित प्रतीत नहीं होता। इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया जाना चाहिए। यह देश हित में ठीक नहीं है। राम बाबू सोनी। अगली खबर है, ईरान की इस जंग में क्या आपको याद आई गांधी जी? एक ही रात में हजारों साल पुरानी और समृद्ध ईरानी सभ्यता के अस्तित्व को धरती से मिटा देने को मनोरोगी घोषणा के बाद क्या हुआ? अखबारी दुनिया के लोग कहेंगे कि इसके बाद 15 दिनों का युद्ध विराम हुआ। इतिहास लिखेगा कि यह युद्ध विराम कुछ घंटे एक लाश की तरह ढोया गया, क्योंकि यह डोनाल्ड ट्रंप की आस्था से पैदा नहीं हुआ था। यह सब तो हुआ ही, पर वह भी हुआ जो संभवतः मानवीय सभ्यता के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। ईरान के जिन आणविक संयंत्रों, पुलों, राजमार्गों, नागरिक सुविधा के दूसरे तंत्रों, पूजा स्थलों और सांस्कृतिक केंद्रों को बमों से ध्वस्त कर देने की घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी, हमने देखा कि ईरानी नागरिक अपने अपने ध्वस्त घरों से निकलकर इन सभी स्थलों को घेर कर खड़े होते गए। 7 अप्रैल ईरान के लिए क़यामत की रात थी, जिसे उसने कमाल की रात में बदल दिया था। किसी ने देखा या नहीं देखा पता नहीं, मगर इन बलिदानी ईरानियों की किसी कतार में महात्मा गांधी भी खड़े थे। दुनिया के जिस भी कोने में लोग वीरता से बलिदान देने निकलते, यह अधनंगा फकीर वहाँ अपनी हाजिरी लगाता ही है। जयप्रकाश ने कभी हंगरी में, कभी तिब्बत में,
कभी बांग्लादेश में तो कभी चेकोस्लोवाकिया में इस गांधी को पहचाना था और उसके साथ खड़े हुए थे। गांधी ने कहा था कि विवश कायरता से नहीं भला होता है, निडर बलिदान। गांधी की अहिंसा का उपहास करने वाले भला कहाँ पहचान सकेंगे कि गांधी ने जिस चरम साहस की बात कही थी, ईरानी जनता में वह साहस 7 अप्रैल 2026 को मूर्तिमान हुआ था। यही अमेरिका था और उसके ही परमाणु बम थे जिसमें हिरोशिमा नागासाकी का अकल्पनीय विनाश हो चुका था। तब किसी ने पूछा था गांधी से, आप परमाणु बम का अहिंसा से कैसे मुकाबला करेंगे? गांधी जी ने जवाब टाला नहीं, वह हिचके भी नहीं। कहा, विनाश का मुकाबला अकंप वीरता से ही किया जा सकता है। जब बम लेकर आसमान में विमान आएगा तब मैं किसी खाई खंदक में छुपूंगा नहीं, बल्कि खुले मैदान में निकल आऊँगा और अपलक उस विमान को देखता रहूँगा जो संपूर्ण विनाश लेकर आया है। मैं जानता हूँ कि उस विमान का पायलट उस ऊंचाई से मुझे देख नहीं सकेगा, लेकिन मैं तो उसे अपलक देख सकूँगा। बम उन सबको मार जाएगा जो बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह उनको मार नहीं सकेगा जो मरने का भय छोड़कर उनकी आंखों में आंखें डाल सकेंगे। कायर सवाल पूछते ही रहते थे, गांधी कैसी अविश्वसनीय और व्यवहारिक बात कह रहे हैं। 7 अप्रैल 2026 के बाद कोई ऐसा नहीं कह सकेगा। ईरान की बहादुर जनता ने विनाश के समक्ष आत्मबल का सृजन करने की गांधी की कल्पना के समर्थन में अपना वोट दे दिया। जो कल तक अहिंसक कल्पना थी आज हकीकत बन गई। गांधी कहते हैं, छिपकर भी मारे जाओगे पर उस मौत में से असहायता व कायरता निकलेगी। मौत की आंखों में आंखें डालकर मरोगे तो उसमें से चरम वीरता निकलेगी जो मारने वालों को असहाय व व्यर्थ बना देगी। युद्ध हिंसा विनाश और शत्रुता के खिलाफ जो सदा अपनी आवाज़ बुलंद करता रहा, मानव मन में बैठी हिंसा व प्रतिशोध की भावना की जड़ें अहर्निश काटता रहा, जो इन सबके विरुद्ध आज तक मनुष्य द्वारा उठाई सबसे सशक्त आवाज़ है। उस गांधी के लिए युद्ध हिंसा प्रतिशोध अजनबी नहीं थे। वह युद्ध के मोर्चे पर फौजी अधिकारी बनकर उतरे थे। 2 विश्व युद्ध की विभीषिका उन्होंने देखी और झेली है। उन्होंने अपने मुल्क की नवजात आज़ादी पर पड़ोसी का फौजी हमला देखा था और उससे युद्ध करने वाली फौज को आशीर्वाद भी दिया था। अपनी हत्या के 5 प्रयासों के बावजूद बगैर किसी कड़वाहट के उन्होंने मानवीय आज़ादी व गरिमा का अपना अभियान जारी रखा था। सांप्रदायिक हिंसा के कई थपेड़े उन्होंने झेले और उसी सांप्रदायिक आग में जलकर वह भस्म हुए थे। हम कह सकते हैं कि गांधी ने युद्ध के खिलाफ तमाम उम्र युद्ध ही लड़ा। आज ईरान ने कहा कि हर युद्ध के अंत में बसते हैं गांधी, क्योंकि वह हिंसा, घृणा, प्रतिशोध के सामने कभी सिर नहीं झुकाते। ये लेखक के अपने विचार हैं। अगला लेख है, हर मामले को प्लसी डंडे से ना हाकें। विभूति नारायण राय। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को जिन हालिया अनुभव से गुजरना पड़ा है, वे भारतीय लोकतंत्र को समृद्ध तो निश्चित ही नहीं करते। एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणियां की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थीं। खेड़ा ने आरोप लगाया कि शर्मा की पत्नी के पास कई देशों के पासपोर्ट और विदेश में अकृत संपत्ति है। इन आरोपों के बारे में पुख्ता सबूत नहीं दे सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
एआई के इस दौरान में ऐसे दस्तावेज पेश करना कोई मुश्किल नहीं है जो देखने में बिल्कुल असली लगे और गहन वैज्ञानिक जांच से ही पकड़ में आ सके। मुझे इन आरोपों की विश्वसनीयता पर बात नहीं करनी है। मैं उनकी प्रेस वार्ता और उसके बाद के घटनाक्रम का जिक्र करना चाहूँगा। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई कि पिछले कुछ दशकों से सार्वजनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली भाषा में आक्रामकता बढ़ती जा रही है। संयम का अभाव संसद और उसके बाहर दोनों जगहों पर स्पष्ट देखने को मिलता है। सोशल मीडिया और एआई के बढ़ते चलन के यह किसी के लिए असंभव सा हो गया है कि वह उपलब्ध सूचनाओं में नीर छीर विवेक कर सके। कांग्रेस प्रवक्ता की भाषा बेहद आक्रामक थी और उनके पास जो सूचनाएं थीं वो वे भी संदिग्ध स्रोतों से प्राप्त थीं, पर उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई से बचा जा सकता था। पवन खेड़ा के विरुद्ध असम पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी और उन्हें गिरफ्तार करने दिल्ली आ पहुंची। राज्य के मुख्यमंत्री ने खुलेआम ललकारते हुए धमकी दी कि खेड़ा को जेल में सड़ा दिया जाएगा। फिलहाल वह भागे भागे फिर रहे हैं और किसी तरह न्यायिक सुरक्षा हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि उन्होंने कोई हस्तक्षेपीय अपराध किया था तो उनके विरुद्ध दिल्ली में कार्रवाई की जानी चाहिए थी। तकनीकी तौर से गुवाहाटी में मुकदमा दर्ज करना अवैधानिक नहीं है, क्योंकि जिनके खिलाफ खेड़ा ने आरोप लगाया वह वहीं रहती हैं। पर यह देखते हुए कि उनके पति प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस कदम से बचा जाना चाहिए था। यह पहला मामला नहीं है कि किसी राज्य की पुलिस ने दूसरे राज्य में रह रहे व्यक्ति के खिलाफ वहां जाकर कार्रवाई करने की कोशिश की। वैधानिक रूप से सही होने के बावजूद ये मामले विवादास्पद इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में एक पक्ष कोई शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्ति होता है। कुछ वर्षों पूर्व दिल्ली में के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध भी ऐसे ही आरोप लगे थे। जब उनके बारे में विवादास्पद वक्तव्य देने वाले व्यक्ति को पकड़ने पंजाब पुलिस दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में पुलिस राज्य सरकार के अधीन नहीं है और उन्हीं दिनों पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। आरोप लगाया गया कि केजरीवाल द्वारा विरोधियों को सताने के लिए पंजाब पुलिस का प्रयोग किया गया। उस मामले में दिल्ली और पंजाब पुलिस के बीच तनातनी भी हुई। ऐसे मामलों में दो राज्यों की पुलिस कुछ इस तरह से व्यवहार करती देखी गई मानो वो दो दुश्मन राष्ट्रों की फौजी हों। एक सफल लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि वह अपने नागरिकों को बोलने और विरोध प्रदर्शन करने के लिए वाजिब अवसर प्रदान करे। इन गतिविधियों पर केवल तर्कसंगत नियंत्रण लगाए जा सकते हैं। दुर्भाग्य से इस मामले में राज्यों का प्रदर्शन कोई बहुत आशाजनक नहीं है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163, पूर्व में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत राज्य नागरिकों के किसी भी सार्वजनिक जगह पर अधिक संख्या में एकत्रित होने या प्रदर्शन करने जैसी गतिविधियों पर रोक लगा सकता है, पर इसके लिए न्यायालयों की समीक्षा पर खरे उतर सकने के लायक तर्कसंगत कारण होने चाहिए और इन आदेशों को पूर्व घोषित किया जाना चाहिए। आजकल यह आम चलन हो गया है कि किसी भी कार्यक्रम को पुलिस यह कहते हुए रोक देती है कि उसके लिए पूर्व अनुमति नहीं दी गई। यहाँ तक कि शिक्षा संस्थानों में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों को यह कहकर रोका जा सकता है कि उसके लिए पुलिस की पूर्व अनुमति नहीं है। इस रोक को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि इसके लिए धारा 163 के तहत कोई आदेश पारित नहीं होता, पर ज़्यादातर नागरिक अदालती झंझटों से बचते हैं। फलस्वरूप अब यह लगभग मान लिया गया है कि किसी भी कार्यक्रम के पहले पुलिस की इजाज़त जरूरी है। यह एक अघोषित पुलिस राज्य बनने जैसी स्थिति है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय राज्यों ने नागरिकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के कुछ अधिकारों को घोषित और कई बार अघोषित रूप में मान लिया था। इनमें छात्र और श्रमिक दो तबके ऐसे थे जिनकी सार्वजनिक स्थानों पर थोड़ी और उच्छृंखलता को भी राज्य नजरअंदाज करता था। छात्र या मजदूर सड़कों पर इकट्ठे होकर प्रदर्शन करते थे तो उन्हें कम से कम बल प्रयोग करके तितर-बितर करने में विश्वास किया जाता था। कई बार कुछ मुकदमे कायम भी हो जाते थे। अधिकांश बिना किसी सख्त कार्रवाई के धीरे धीरे अपनी मौत